नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कुछ समय पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुझे एक तस्वीर दिखी। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बिल्डिंग के सामने खड़ा एक शख्स आंखें बंद कर हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा था। कुछ ही दूरी पर उसने अपनी चप्पल उतार रखी थी। वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था जैसे कोई भक्त किसी मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर करता है, जिसकी आखिरी उम्मीद मंदिर के भीतर विराजमान देवता होते हैं। दरअसल उस व्यक्ति से जुड़े किसी मामले की सुनवाई अदालत में होनी थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम आदमी को सबसे अधिक भरोसा देश की अदालतों पर है, उनमें बैठकर फैसला सुनाने वाले जजों पर है। पर हमारी न्यायपालिका में भी समय समय पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता रहा है। बीते दिनों दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों के ढेर के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। खुद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है जो लोकतंत्र और कानून के शासन की नींव को हिला देता है, तो उसे दंड क्यों नहीं मिला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई का कहना है कि न्यायपालिका को सिर्फ इंसाफ नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्यायपालिका सच के साथ खड़ी है। आजकल जुडिशरी जज और उनकी भूमिका को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। 21 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में जिस मुद्दे पर सबसे अधिक चर्चा होने की संभावना है, वो है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की। इस साल 14 मार्च को होली थी। पूरा देश होली के रंग में रंगा था। इसी तारीख को रात करीब 11:30 बजे दिल्ली के लुटियन जोन के एक बंगले में आग लगी। पता था 30 तुगलक रोड। ये सरकारी आवास था जस्टिस यशवंत वर्मा का। आग बुझाने पहुंचे फायर कर्मियों को बोरों में भरे नोटों के जले बंडल दिखे। नोटों के जले बंडल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। सवाल पूछा जाने लगा कि किसके नोट हैं, कहां से आए इतने नोट। विवाद बढ़ने के बाद जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कानून की नजरों में सभी समान हैं, तो अगर किसी आम आदमी, सरकारी बाबू या नेता के घर बोरों में नोट की गड्डियां मिली होती, तो पुलिस उसके साथ किस तरह का सुलूक करती। जजों के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज होती। क्या न्यायपालिका में ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जिससे गंभीर आरोपों के बाद जज खुद नैतिक रूप से जांच पूरी होने तक अलग हो जाए, अपने पद से इस्तीफा दे दें। आखिर एक जस्टिस को हटाने के लिए महाभियोग लाने की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारे देश में जजों के खिलाफ लाए गए अब तक के महाभियोग प्रस्तावों का नतीजा क्या निकला। जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम भी सवालों के घेरे में क्यों है। देश की न्याय व्यवस्था भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों के बीच कैसे पारदर्शी होगी। आज ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम जनता, जमहूरियत और जस्टिस में। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए, आपके साथ अन्याय हो रहा हो, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर कोई अफसर काम नहीं कर रहा, तो भी अदालत का दरवाजा खुला है। विधायक, सांसद, मंत्री के खिलाफ भी लोग कोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन अगर वर्षों से आपका कोई केस अदालत में लटका पड़ा है, तो आप कहां जाएंगे। न्यायपालिका के भीतर मौजूद भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ कहां आवाज उठाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ बातचीत के दौरान कहा कि 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और अब तक जांच की शुरुआत भी नहीं हुई है। जब आप कोर्ट जाते हैं तो वो पूछते हैं कि FIR में देरी क्यों हुई। दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ बिना नाम लिए जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड का जिक्र कर रहे थे। शायद वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जुडिशरी के सामने सरकार कितनी लाचार है। रात 11:35, 14 मार्च 2025, 30 तुगलक रोड, नई दिल्ली।
दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर लगी आग में नोटों के जले ढेर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। देश के हर चौक चौराहे पर आमो खास के बीच इस नोट कांड की चर्चा जारी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों से बातचीत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिना लाग लपेट के कह दिया कि नैतिकता को इस कदर नहीं गिराना चाहिए। Judicial system at the moment, because of a very painful incident that happened mid-March in Delhi at the residence of a sitting judge, there was cash war, obviously tainted, unaccounted, illegal, and unexplained. It appeared in public domain after 6-7 days. Yes. Imagine if it had not appeared. So we don't know whether it is isolated or there are instances. Now, whenever tainted, unaccounted, unexplained, cash hole is there, system has to move to find out whose is the money, who wants this money, has the money influenced judiciary in judicial work. जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश कांड के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर की सिफारिश की, जिसका वहां के वकीलों ने कड़ा विरोध किया। 5 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली, लेकिन कोई काम नहीं सौंपा गया। मई के पहले हफ्ते में ही जांच कमेटी ने सीजीआई को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आरोपों को सही पाया गया। इसके बाद तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आरोपी जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार इसी मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। जो सवाल सबसे अधिक लोगों को परेशान कर रहा है वो ये है कि कैश कांड में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। The government of the day is handicapped. It can't register an FIR. I understand. Because there is a judicial order. It says that- And the judicial order is more than 3 decades old. It provides virtually impregnable cover, that unless permission is accorded by a functionary at the highest level in judiciary, FIR can't be registered. हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पुलिस खुद से किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। संविधान में किसी जज को ही इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। वो इम्प्यून है, जैसे गवर्नर्स हैं या राष्ट्रपति हैं या तमाम कुछ लोगों को संवैधानिक व्यवस्था में ये है कि उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जब तक वो जज के पद पर बैठे हैं नहीं होगा, एक मरतबा इम्पीच हो जाते हैं, उसके बाद फिर शायद कोई कार्रवाई हो सके। जहाँ तक जस्टिस वर्मा का प्रश्न है, जब उनके खिलाफ प्राइमा फेसी ये प्रूव हो चुका है कि जो उन्होंने किया, जो कैश जिस तरीके से पाया गया वो गलत है, तो उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो शुरू होना चाहिए जैसे दूसरे लोगों के खिलाफ होता है। 1999 में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाई, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके मुताबिक किसी जज के खिलाफ शिकायत की स्थिति में पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा जांच की बात कही गई है।
शिकायत में दम नहीं निकला तो मामला वहीं खत्म हो जाता। अगर आरोपों में दम लगता तो संबंधित जज से जवाब मांगा जाता। हालात के मुताबिक 3 सदस्यीय जांच बैठाने की व्यवस्था की गई। जांच में दोषी पाए जाने की स्थिति में कमेटी संबंधित जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। अगर संबंधित जज ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो जांच कमेटी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से महाभियोग चलाने की सिफारिश करती है। उपराष्ट्रपति पूछ रहे हैं कि कैश कांड सामने आने और सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच रिपोर्ट आने के बाद भी शुरुआती कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह हमारी जुडिशियल सिस्टम के भीतर कमी है या फिर राजनीतिज्ञ इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल दे रहे हैं? हमारे संविधान में किस सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया को इतना कठिन बनाया गया? उसके पीछे संविधान निर्माताओं की क्या सोच रही होगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए महाभियोग का आधार और प्रक्रिया का स्तर बहुत ऊंचा रखा गया है, जिससे न्यायमूर्ति बिना किसी दबाव और प्रभाव के संविधान की भावना के मुताबिक फैसला सुना सके। लेकिन कोई भी व्यवस्था पूरी तरह मुकम्मल नहीं होती। उसकी खामियों का फायदा उठाने की कोशिश कुछ लोग करते रहते हैं। आखिर गंभीर आरोप लगने के तुरंत बाद किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज होता? सरकार संसद के मॉनसून सत्र में कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जस्टिस वर्मा को महाभियोग लाकर हटा पाएगी? अब सरकार के पास एक ही विकल्प बचा है, महाभियोग द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाना। महाभियोग लाने के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 और लोकसभा में 100 सांसदों के दस्तखत की जरूरत पड़ेगी। सरकार के लिए जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी तक न्यायपालिका के इतिहास में और संसद के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। जस्टिस वर्मा के केस में सीधा है कि उनके ऊपर महाभियोग चलेगा और महाभियोग में चूंकि इस समय संसद में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तो मैं समझता हूं कि बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। हमारे जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसमें इम्पीचमेंट की प्रोसीजर है, सांसदों ने मिलकर एक आवाज़ में उसको हटा देना चाहिए। और मुझे आशा है कि अब की बार रिजू जी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सभी सांसदों को राज़ी किया जाए। मुझे आशा है कि ये मामला टल जाएगा और किसी भी तरह से वो अपनी जगह से हट जाएंगे, ताकि एक ऐसा संदेश जाए कि न्यायपालिका में किसी किस्म का इस तरह का टॉलरेट नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार, और हमारे जजेस सब क्लीन होंगे। संसद से जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। अगर समिति पाती है कि जज पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अगर समिति जज को दोषी पाती है तो संसद के दोनों सदनों में पहले चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग। मोदी सरकार के सामने संसद में सबसे बड़ी चुनौती होगी महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत का इंतजाम करना। ऐसे में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिना विपक्ष को साथ लिए जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाना असंभव जैसा है। हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों को हटाने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल इसलिए बनाई गई है जिससे वो बिना किसी दबाव और प्रभाव के फैसला सुना सके। जस्टिस यशवंत वर्मा महाभियोग का सामना करने वाले देश के पहले न्यायमूर्ति नहीं होंगे।
उनसे पहले भी कई इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस सौमित्र सेन, जस्टिस पीडी दिनाकरन, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस एसके गंगेल, जस्टिस सीबी नागार्जुन रेड्डी और तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाकर हटाने के बाद तो बहुत जोर शोर से हुई, लेकिन किसी के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। कुछ ने बीच में ही इस्तीफा दे दिया तो कुछ प्रस्ताव अलग अलग वजहों से ठंडे बस्ते में चले गए। कानून के जानकार दलील देते हैं कि आम आदमी और जज के लिए एक प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि जज को समाज के ताकतवर लोगों के खिलाफ फैसला देना होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कुछ गेटकीपर्स भी जरूरी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि न्यायपालिका ने अपने भीतर ऐसा मजबूत तंत्र क्यों नहीं तैयार किया जिससे गंभीर आरोपों के बाद जजों को खुद ही हटा सके या कार्रवाई की जा सके। अमेरिका और ब्रिटेन में भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो बहुत मुश्किल है। जजों को स्वतंत्र होकर फैसला सुनाने के लिए एक तरह से महाभियोग का सुरक्षा कवच दिया गया है, जिसे भेदना मुश्किल है। भारतीय परंपरा में न्याय किसी राज्य की शाखा नहीं, नैतिक रीढ़ हुआ करता था। राजा सिर्फ कार्यपालिका नहीं बल्कि न्यायदाता भी होता था। जब राजा खुद न्याय देने का काम नहीं कर पाता था तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर न्यायाधीश नियुक्त करने लगा। न्यायाधीश के तौर पर ऐसे व्यक्ति चुने जाते हैं जिसके चरित्र, संयम और विद्वता पर किसी को संदेह न हो। ऐसे 4-5 जजों की कमेटी लोगों को न्याय देने का काम करती थी। मौजूदा समय में हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम से होती है। इस सिस्टम को भाई भतीजावाद बढ़ाने वाला माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 124(2) सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़ा है। संविधान में कोलिजियम शब्द का जिक्र नहीं है, पर यह परंपरा हमारी व्यवस्था का हिस्सा बनी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति से लेकर ट्रांसफर तक में बड़ी भूमिका निभाती है। इसे जजों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका और सरकार के बीच पुल की तरह भी देखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के मुताबिक राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। वहीं अनुच्छेद 217 के मुताबिक हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श होती है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था का जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में ये आया कहां से? न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को बढ़ाने की जिम्मेदारी जजों पर है। ये जज खुद सोचे कि अगर मुझे कोई गलत धंधा करना है, रिश्वतखोरी का काम करना है या कोई जानिबदाराना काम करना है तो मैं इस पद से हट जाऊं, क्योंकि ये देश के छवि का सवाल है। पूरा सारे हमारी लोकतांत्रिक वैल्यूज़ जो हैं उसमें के जजेस को जो इतना इज्जत दी गई है, वो इज्जत के संभालने की जिम्मेदारी उनके खुद की हो। वो दशक 1970 का था। तब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी इंदिरा गांधी। तब सरकार और सुप्रीम कोर्ट में अधिकार और लक्ष्मण रेखा की बातें होने लगी थी। बात 1973 की है। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों से जूनियर A.N. रे को चीफ जस्टिस बना दिया। इसके बाद से जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका को लेकर बहस होने लगी। इसी मसले पर साल 1981 के SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को जरूरी बना दिया गया। कानून की किताबों में इसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद साल 1990 में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था वजूद में आई। साल 1993 के बाद से
इसी सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस पहले जो अपॉइंट होते थे, जो चीफ जस्टिस एक जब बहुत पहले सर्विस में थे, तो एक वहाँ लखनऊ बेंच में एक जज थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो हाई कोर्ट जज नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन बाद में चीफ जस्टिस जब आए तो उन्होंने उनको इम्प्रेस किया, उन्होंने कहा देखिए इस तरह से है और अगर आप नहीं बनेंगे तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू बी गवर्न बाय द बैड वंस, अगर इफ द गुड वंस डोंट ज्वाइन। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो उनके ज्वाइन करने का असर ये हुआ कि 3 दिन तक लखनऊ बेंच में कोई काम नहीं हो सका। उनकी इंटीग्रिटी इतनी हाई और इतना वो था, हर एक में इन्वॉल्वमेंट था, हर केस में इनका, और उसको पूरा करने के लिए 3-4 दिन लगे, तब जाके कहीं अलग अलग लोग कर सके और आगे बढ़ सके। इसलिए इस स्टैंडर्ड का जज होना चाहिए। हाई कोर्ट का कौन सा जज प्रमोशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, ये भी कॉलेजियम तय करता है। हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर का फैसला कॉलेजियम सिस्टम ही करता है, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर कई बार सरकार और न्यायपालिका में तनातनी महसूस की जाती है। अक्सर दलील दी जाती है कि मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है, इसमें फैसले बंद कमरे में होते हैं और जजों की भर्ती के इस सिस्टम से न्यायपालिका में भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। कॉलेजियम सिस्टम की वजह से कई बहुत काबिल वकील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाते। मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को कानून के जानकार 2 तरह से देखते हैं। एक वर्ग की सोच है कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार के हाथों में नहीं है। ऐसे में न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस सिस्टम के जरिए ही बरकरार है। दूसरे वर्ग की सोच है कि इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस सिस्टम को या तो खत्म किया जाना चाहिए या फिर पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने भी लंदन में कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई भी न्यायपालिका में नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम में खामियों की बात तो मानते हैं, पर वो जजों को बाहरी दबाव से मुक्त रखने की बात भी करते हैं। अक्सर दलील दी जाती है कि कॉलेजियम व्यवस्था में कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं है। ये बंद कमरे में होने वाली ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जिसके फैसलों की जानकारी सरकार के पास सिफारिश की शक्ल में पहुंचने के बाद सामने आती है। अगर कॉलेजियम ने कुछ नामों पर मुहर लगाकर सरकार के पास नियुक्ति के लिए सिफारिश कर दी, तो ये जरूरी नहीं कि सरकार कॉलेजियम की ओर से सुझाए गए नामों पर हरी झंडी दिखा दे। लाल झंडी दिखाने का अधिकार सरकार के पास है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम सिस्टम से ही होती है। हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर में भी यही व्यवस्था काम करती है। ऐसे में जजों की नियुक्ति में देरी का ठीकरा कभी कॉलेजियम के सिर पे फोड़ा जाता है तो कभी सरकार के सिर। कॉलेजियम में पारदर्शिता की कमी और भाई भतीजावाद के आरोपों के बीच जजों की नियुक्ति प्रक्रिया की कमियों को दुरुस्त करने के लिए साल 2014 में मोदी सरकार संविधान संशोधन के जरिए एक नया कानून लेकर आई। नाम दिया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। इस कानून के तहत जजों की नियुक्ति के लिए एक 6 सदस्यीय आयोग बनना था। जब यह कानून लागू हुआ तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। संविधान पीठ ने इस कानून को खारिज कर दिया। छोटे छोटे 3 बातें हैं। सब अपना काम करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है। देश को कौन चलाएंगे, देश का भविष्य कौन तय करेंगे? देश के लोग। देश के लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना, राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली। तो जो विधायिका है वो देश का नीति और देश का भविष्य का रास्ता तय करेंगे, और जब तय होने के बाद उसको चलाएंगे कौन? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, सरकार उसको चलाएंगे, जितने एजेंसीज हैं। और वो सही कर रहा है कि नहीं, नियम के अनुसार चला रहे हैं कि नहीं, संविधान के अनुकूल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखना जुडिशरी का काम है। अगर जुडिशरी तय करेगी कि रास्ता ये बनना चाहिए, ऐसे पॉलिसी बनाओ, वो तो दूसरा का डोमेन में घुस जाना। इसलिए सब अपना अपने डोमेन में रहेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगा। सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई मौके ऐसे आए हैं
जहां लगा कि दोनों आमने सामने हैं। जजों की नियुक्ति के मौजूदा सिस्टम को खत्म करने के लिए साल 2014 में मोदी सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट यानी NJAC लेकर आई। संसद के दोनों सदनों के साथ 16 राज्यों की विधानसभाओं ने इसे मंजूरी दी। 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगाई। इसके साथ ही देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नया कानून बन गया। NJAC का मकसद था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। कानून के मुताबिक NJAC में 6 सदस्य शामिल किए जाने थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो इसके अध्यक्ष होते, सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे वरिष्ठ जज, केंद्रीय कानून मंत्री, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका चुनाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष की समिति करती। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से NJAC को असंवैधानिक करार दिया और पुराना सिस्टम फिर से लागू हो गया। कहा गया कि NJAC में सरकार की एंट्री जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती। अगर NJAC में इंडिपेंडेंट आदमी है, वो जजेस हैं, उनमें से ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि सारे इंडिपेंडेंट हैं। अगर इंडिपेंडेंट नहीं भी है तो बाकी जो लोग साथ में हैं वो कुछ चेक एंड बैलेंसेस का काम कर सकते हैं। इसलिए NJAC क्या अगर वह हटाना ही चाहते हैं तो NJAC से सुदृढ़ कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि कम से कम पॉलिटिशियन की पहुंच नहीं होना चाहिए कि जिसको चाहे वो बनवाए, जिसको चाहे ना बनवाए। सरकार की दलील थी कि NJAC के जरिए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और संतुलित बनाने की कोशिश की गई थी। माना जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के बाद सरकार को न्यायपालिका से जुड़े अधूरे मुद्दों को फिर से आगे बढ़ाने का मौका मिल गया है। न्यायपालिका से भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे को आगे कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की नई स्क्रिप्ट अगर भीतर खाने तैयार हो रही है तो बड़ी बात नहीं होगी। कानून के जानकारों का एक वर्ग मानता है कि न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका न के बराबर हो। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि जुडिशरी के भीतर से ही ऐसा मजबूत तंत्र क्यों नहीं निकलकर सामने आता जो अंदरूनी भ्रष्टाचार के मामलों को खुद निपटाए। रिटायरमेंट के बाद अपना कूलिंग पीरियड खुद जजों की ओर से तय किया जाए, स्वयं जजों की ओर से अपनी संपत्ति सार्वजनिक की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई भी मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेने से जनता का न्यायपालिका में भरोसा कम होता है। ऐसे में हमारी न्यायपालिका के भीतर से गुजर रही 3 फॉल्ट लाइनों पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। पहला, निचली अदालतों से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म करने का फूल प्रूफ मैकेनिज्म हो। दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे अधिक काबिल, ईमानदार और चरित्रवान लोगों को जगह मिल सके। ऐसे लोगों को नहीं जो जज की कुर्सी पर रहते ही अपने पोस्ट रिटायरमेंट प्लान पर सोचते रहते हैं। तीसरा, देश की अदालतों में लंबित लगभग 4 करोड़ 59 लाख मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए रास्ता निकालना। हमारे देश की न्यायपालिका को अपने भीतर की कमियों पर खुद आत्ममंथन करना चाहिए, इससे पहले कि उनको दुरुस्त करने की कोशिश बाहर से हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और साख पर बट्टा लगे, उससे पहले ही न्यायपालिका के भीतर से ही बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और हाई स्पीड इंटरनेट के दौर में लोगों की सोच तेजी से बदली है। अब लोग किसी संस्थान के बारे में राय उनके कामकाज के तौर तरीकों से बनाते हैं। जिस तरह स्मार्टफोन पर एक टच के साथ ही पलक झपकते बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसी तरह अदालतों से भी फटाफट न्याय मिलने की उम्मीद आम आदमी कर रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।